Hello friends, welcome back to Methanoic. The topic we are going to discuss today is permutation and combination. ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि एक्चुअल में बहुत इजी है, बट पता नहीं क्यों मैनी स्टूडेंट्स लीव दिस टॉपिक विदाउट इवन अटेम्प्टिंग. ईजी इसीलिए क्योंकि द लेवल ऑफ क्वेश्चंस आस्क फ्रॉम दिस टॉपिक इन मैनी केसेस इज़ लो और इसीलिए ईजी टू क्रैक होते हैं. तो नो बिफोर गोइंग टू द मेन टॉपिक हमें कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटे छोटे हमारे पास इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जो हमें पहले सीखनी पड़ेंगी. और वो टर्म्स क्या हैं? वो पहली टर्म जो हमें सीखनी चाहिए वो है फैक्टोरियल. क्या होता है हमारे पास फैक्टोरियल? व्हाट इज़ अ फैक्टोरियल? क्योंकि ये फैक्टोरियल आपको हर जगह आके तंग करने वाला है. मतलब परमुटेशन करोगे तब आपको फैक्टोरियल मिलेगा, कॉम्बिनेशन करोगे फैक्टोरियल वहाँ पे होगा, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस करोगे आपको फैक्टोरियल वहाँ पे भी मिलने वाला है. तो सबसे पहले फैक्टोरियल को ही देख लेते हैं कि ये फैक्टोरियल क्या चीज़ होती है. ठीक है, तो हमारे पास जो फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल ऑफ ए नेचुरल नंबर, उसको कैसे डिफ़ाइन करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ ऑल द कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 टू दैट पर्टिकुलर नंबर. मतलब मैं आपके लिए डेफिनेशन लिख देती हूँ. फैक्टोरियल को कैसे डिफ़ाइन करेंगे? फैक्टोरियल ऑफ अ नेचुरल नंबर is defined as the product of all the consecutive natural numbers from 1 to that number. क्या मतलब होता है इसका? देखते हैं. तो पहले ये देख लेते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं और कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर क्या होते हैं. नेचुरल नंबर, अब जो स्टूडेंट्स, क्योंकि ये टॉपिक 11th क्लास का है, तो आपको नेचुरल नंबर, इवन नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, कॉम्प्लेक्स, ये सब आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए. फिर भी मैं आपको बता देती हूँ नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं. द नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1. ठीक है, वो सारे नंबर्स, वो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं. ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स 1 से ही स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 सो ऑन अप टू इन्फिनिटी. जो नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं वो होल नंबर्स होते हैं. ठीक है, तो हमें यहाँ पे कौन से नंबर्स चाहिए? हमें चाहिए यहाँ पे नेचुरल नंबर्स. तो हमारे पास कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर क्या होते हैं? आप कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, पास वाले नेचुरल नंबर्स. ठीक है, ऐसे कह सकते हैं. पास वाले नेचुरल नंबर मीन्स अगर मैं लिख रही हूँ 1 2 3, यही नेचुरल नंबर है अप टू इन्फिनिटी, तो 1 और 2 जो हैं ये कंसेक्यूटिव हैं. ठीक है, मतलब हमारे पास कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर ऑफ एनी नंबर इज़ ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 1 टू दैट नंबर. ठीक है, मतलब अगर मैं 1 में ऐड करूँगी तो उसका कंसेक्यूटिव मेरे को मिल जाएगा. 2 में +1 ऐड करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 3. तो 2 का कंसेक्यूटिव कौन हो गया? 3 हो गया. ठीक है, तो अभी वापस जाते हैं फैक्टोरियल पे. तो फैक्टोरियल क्या होता है? जैसे मैंने लिखा, फैक्टोरियल ऑफ ए नेचुरल नंबर इज़ डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ ऑल द कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 टू दैट नंबर. मतलब अगर मैं लिखती हूँ 5 फैक्टोरियल, ठीक है, और फैक्टोरियल को कैसे डिनोट करते हैं? 5 फैक्टोरियल, और ऐसे भी लिख सकते हैं. अगर आपको ऐसे नहीं लिखना है तो ऐसे लिखते हैं. करेक्ट, 5 फैक्टोरियल और 5, ये 5 और ये फैक्टोरियल, ऐसे भी लिख सकते हैं. अब जैसे यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सॉल्व करते हैं. नेचुरल नंबर हमें क्या लिखने? फैक्टोरियल क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ ऑल द कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 टू दैट नंबर. मतलब 1 से मल्टीप्लिकेशन करना शुरू कर दो, 1 2 3 4 अप टू दैट नंबर. मतलब कहाँ तक जाना है हमें? जिस नंबर का फैक्टोरियल पूछा गया हो. मतलब 5 फैक्टोरियल है तो 1 से मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर दो, कंसेक्यूटिव नंबर्स लिखते जाओ और कहाँ तक जाओ? लास्ट जिस नंबर का फैक्टोरियल पूछा होगा. तो लास्ट क्या आ जाएगा? 5. तो हमारे पास 5 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा?
1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा हमारे पास 5 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इज 6, 4 इंटू 5 इज 20, 120, ठीक है। तो 5 फैक्टोरियल इज़ 120। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 4 फैक्टोरियल तो क्या करना है मुझे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, कहाँ तक जाना है, स्टार्ट करना है 1 से और कहाँ तक जाएंगे उस नंबर तक 4 तक। तो करेंगे सॉल्व, 2 इंटू 3 इज 6, 6 इंटू 4 इज़ 24। तो फैक्टोरियल ऑफ 4 इज़ 24। वी कैन ऑल्सो राइट 4 फैक्टोरियल एज, ऐसे लिख सकते हैं कि इसको 1 इंटू 2 इंटू 3 ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। और इसका आंसर कितना आ रहा है 24। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकती क्या 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है। इससे क्या चेंज होगा, कुछ भी नहीं। 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिखने पे क्या आएगा 4 इंटू, अब जब हम 3 फैक्टोरियल सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, अगेन वही चीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो हम 4 फैक्टोरियल को वैसे भी लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं 5 फैक्टोरियल को लिखूँगी यहाँ पे तो मैं 5 फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकती हूँ 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, करेक्ट। और ऐसे नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, करेक्ट। नाउ अब हमारे पास क्या है, ये होगी हमारे पास एक इम्पोर्टेंट टर्म, और इसमें आपको एक जो इम्पोर्टेंट नोट है वो याद रखना है। वो क्या है, नोट इज़ 0 फैक्टोरियल इज़ इक्वल्स टू 1। इसको आपने हमेशा याद रखना है। जब भी आपको 0 फैक्टोरियल मिलेगा तो आपको सीधे 1 लिख देना है, 0 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1। ये कैसे होता है इसका प्रूफ मैं किसी और दिन आपको समझाऊंगी, क्योंकि अभी जो हमारा मेन टॉपिक है हम वहाँ से फिर शिफ्ट हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट जो आपको परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको सीखनी है वो क्या है, वो हमारे पास ये है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या है हमारे पास, टू मेक द काउंटिंग सिंपलर हमारे पास 2 बेसिक प्रिंसिपल हैं काउंटिंग के। और वो दो बेसिक प्रिंसिपल हैं वो क्या है, एक तो हमें यहाँ पे पढ़ना है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और सेकंड हमें पढ़ना है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। पहले हम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। ओके, इसको मैं 1 और इसको सीरियल नंबर। ओके, फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो मैं लिख लेती हूँ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब ये कैसे अप्लाई करेंगे वो देख लेते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। एक लड़का है मोहन, ये एग्जांपल जो है मैं क्लास 11 की बुक से करवा रही हूँ, NCERT। ओके, एक लड़का है हमारे पास मोहन, लेट्स से उसके पास कितनी पैंट्स और कितनी शर्ट्स हैं, ठीक है। उसके पास 4 पैंट्स हैं, P1 P2 P3 P4। टोटल पैंट्स कितनी है उसके पास 4 हैं, और शर्ट्स उसके पास मान लो 3 शर्ट्स हैं, ठीक है, S1 S2 S3, ठीक है। मैं कलर्स में भी लिख सकती हूँ इसको, बट आपके लिए थोड़ा इजी हो जाए तो मैं इसको यहाँ पे ये P1 P2 की फॉर्म में लिख रही हूँ। ओके, अब हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमारे पास और ये मोहन के पास कितने डिफरेंट पेयर्स हैं पैंट और शर्ट के, सो ही कैन ड्रेस अप, मतलब कितनी सारी पॉसिबल वेज़ हैं उसके पास कि वो इनमें से कोई भी पैंट पहन ले और कोई भी शर्ट पहन ले, मतलब एक पेयर बना ले, तो वो कितने टोटल पेयर्स बना सकता है, ठीक है। मतलब ऐसे ही कर सकते हैं, अगर वो ये वाली पैंट पहन ले P1 और उसके साथ ये शर्ट S1 पहन ले तो एक पेयर ये बन गया, ये दोनों पहन के जा सकता है वो, राइट। तो हमारे पास एक वे आ गई, एक ये वाली वे है,
ठीक है, ये पहन सकता है। और अगर वो S1 शर्ट, ये वाली नहीं शर्ट पहन रहा, अब वो मान लो S2 पहन रहा है, तो P1 के साथ S2 भी पहन सकता है वो, ठीक है। तो एक और हमारे पास वे आ गई, ऐसे भी पहन के जा सकता है वो। नेक्स्ट S3 के साथ P1 कैरी करेगा तो भी ठीक है, ठीक है। तो एक हमारे पास एक और वे आ गई। तो वैसे ही हमें पूछा है कि टोटल कितनी वेज होंगी उसके पास, ठीक है, टोटल कितने पेयर्स बनेंगे उसके पास। तो जब ऐसा पूछा जाता है तो तब हम क्या अप्लाई करते हैं, तब हम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन अप्लाई कर देते हैं। अब मुझे हर बार ये ऐसे लिखना कि पेंट P1 के साथ S1 पहनेगा, फिर वो S2 पहनेगा, फिर वो S3 पहनेगा, ठीक है। तो 1 2 3 यहाँ से उसके पास 3 वेज हो गई, ये 3 वेज हो गई। नेक्स्ट P2 के साथ वो फिर S1 पहनेगा, S2 S3, 3 वेज वहाँ से आ जाएंगे। तो हर बार ये कैलकुलेट करना और इतना ये फ्लो चार्ट बना के ये सब करना हमारे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए, उसको अवॉइड करने के लिए हम सीधे प्रिंसिपल जो है वही अप्लाई कर देंगे। तो वो बेसिक प्रिंसिपल मल्टीप्लिकेशन क्या है, जब भी ऐसा पूछा जाए, अगर कोई हमारे पास जैसे ये पहले यही कर लेते हैं, तो जब ऐसा पूछा जाए तो हमारे पास टोटल वेज कितनी है पैंट्स की 4 और टोटल वेज कितनी है शर्ट की 3, तो हमें सीधा मल्टीप्लाई कर देना है 12। तो मतलब हमारे पास टोटल वेज जो आएंगी, टोटल जो पेयर्स बनेंगे वो कितने होंगे, 12 होंगे, ठीक है। तो हमने सीधे क्या कर दिया, हमने बस देखा कि टोटल पैंट्स कितनी है और टोटल शर्ट्स कितनी है, तो हमने सीधा उसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया, टोटल हमारे पास इतनी वेज आ सकती हैं, ठीक है। तो इसी को मैं जनरलाइज फॉर्म में कैसे लिख सकती हूँ, मैं ये लिखूँगी कि इफ़ ए फंक्शन कैन बी डन x वेज, ठीक है, कोई एक फंक्शन है जो हम x वेज में कर सकते हैं, और x वेज एंड फॉर ईच ऑफ these functions, the other function can be done in y ways, ठीक है, then both the functions together can be done in x into y ways, ओके। अगर कोई एक फंक्शन है जिसको हम x वेज में कर सकते हैं और दूसरा फंक्शन जो है उसको हम y वेज में कर सकते हैं, तो हमारे पास जब पूछा जाए कि दोनों को साथ लेके चलना है तो टोटल हमारे पास कितनी वेज होंगी, तो हम क्या लिख देंगे, सिंपली उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। आपको इन सब में घुसने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी है, मैं आपको वो लास्ट में जब मैं ये बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन पढ़ा दूँगी उसके बाद मैं आपको बता दूँगी कि वो ट्रिक क्या है, तो स्टे ट्यून्ड, ओके। एक और एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं, एग्जांपल 2, ये फर्स्ट थी और ये सेकंड, ओके। एग्जांपल 2 में क्या है, मान लीजिए आपके पास रेलवे स्टेशन है, ओके, आपके पास एयरपोर्ट है और आपके पास आपका घर है, ठीक है, ओके। मैं होम को यहाँ शिफ्ट कर देती हूँ और भी इजी हो जाएगा आपके लिए, ओके। सपोज देयर आर 2 वेज ऑफ रीचिंग द रेलवे स्टेशन फ्रॉम योर होम, ठीक है, मतलब यहाँ से रेलवे स्टेशन जाने के लिए आपके पास 2 वेज, ठीक है, मतलब 2 रास्ते हैं। घर से रेलवे स्टेशन जाने के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं, आप यहाँ से होके यहाँ से भी जा सकते हो और यहाँ से होके यहाँ पे भी रेलवे स्टेशन जा सकते हो, ओके। एंड फ्रॉम रेलवे स्टेशन टू एयरपोर्ट हमारे पास 3 वेज है, मान लो 3 रास्ते हैं जाने के लिए, ठीक है। 2 रास्ते हैं हमारे पास, 2 वेज है हमारे पास होम, घर से रेलवे स्टेशन जाने के लिए, और रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट जाने के लिए हमारे पास 3 वेज, ठीक है। तो हमें पूछा जाता है टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ रीचिंग द एयरपोर्ट फ्रॉम योर होम, मतलब आपको एयरपोर्ट जाना है अपने घर से, तो आपके पास टोटल कितने रास्ते हो गए, ठीक है। मतलब आप ऐसे जा सकते हो यहाँ से इस रास्ते से
फर्स्ट वाले रास्ते को चूज़ करोगे, फर्स्ट वाली वे को चूज़ करोगे यहाँ से, फिर यहाँ से फर्स्ट वाली वे को चूज़ करोगे तो एयरपोर्ट पहुँच सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ से फर्स्ट वाली वे लोगे लेकिन यहाँ से सेकंड ले लोगे तो भी एयरपोर्ट पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो अब आपको पूछा है कि ऐसे हमारे पास टोटल कितनी वेज होंगी एयरपोर्ट से घर से एयरपोर्ट जाने के लिए। तो हमारे पास कैसे आएगा, अभी हमने क्या करना है, हमने ये हर बार ये बना के नहीं देखना कि पहले यहाँ से जाके देखते हैं फिर यहाँ से, हमने क्या कर देना है, सीधे प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन अप्लाई कर देना है। तो वो क्या है, क्या कर देना है हमें, 2 × 3, हमें सिंपली इन दोनों वेज इनको मल्टीप्लाई कर देना, तो आंसर विल बी 6। तो हमारे पास टोटल कितनी वेज हो जाएंगी घर से एयरपोर्ट जाने के लिए, 6 वेज हो जाएंगी। तो ये हमारा बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऐसे वर्क करता है। ओके, नेक्स्ट इज बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। एडिशन, ठीक है, वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आया था, यहाँ पे एडिशन। अब ये कहाँ पे यूज़ करेंगे, अब ये देख लेते हैं। उसी एग्जांपल को आगे यहाँ पे लिखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्या बनाया था, होम, रेलवे स्टेशन, और यहाँ पे हमने बनाया था एयरपोर्ट, राइट। चलो अब हमें यहाँ पे ये पूछा जाता है, मान लो कि किसी को घर से सीधे एयरपोर्ट चले जाना है, रेलवे स्टेशन नहीं जाना, एक जगह जाना है उसको इधर रेलवे स्टेशन जाना है और एयरपोर्ट जाना है, ठीक है। तो फिर उसके पास टोटल कितनी वेज होंगी, ठीक है। मतलब हमने देखा था कि रेलवे स्टेशन जाने के 2 रास्ते हैं और एयरपोर्ट जाने के 3 रास्ते हैं हमारे पास, ठीक है। अब किसी इंसान को रेलवे स्टेशन नहीं जाना है, एक जगह जाना है उसको, खाली उसको कहाँ चले जाना है, सीधे घर से एयरपोर्ट चले जाना है, और उसको एयरपोर्ट नहीं जाना, सीधे घर से रेलवे स्टेशन जाना है, ठीक है। तो ये और वाली कंडीशन आ गई, यहाँ पे जाना है और यहाँ पे जाना है, ठीक है। तो फिर आपके पास टोटल कितनी वेज होंगी, अब खुद ही देख लो। जब हमें घर से रेलवे स्टेशन जाना है खाली, तो हमारे पास कितनी वेज हैं, 2 वेज है, ठीक है। और अगर हमें घर से सीधे एयरपोर्ट जाना है तो हमारे पास कितनी वेज हैं, 3 वेज हैं, ठीक है। तो टोटल वेज कितनी हो गई हमारे पास, 5। तो तब हमारे पास टोटल कितनी वेज होगी, 5 वेज। तो हमारा बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एडिशन ऐसे वर्क करता है। अब वो ट्रिक क्या थी जो मैं आपको बता रही हूँ कि कहाँ पे हमने एडिशन यूज़ करना है, कहाँ पे मल्टीप्लिकेशन। तो सिंपली जहाँ पे हमें एंड बोला गया हो, ठीक है, मतलब ये भी करना है और ये भी करना है साथ में, ठीक है। तो एंड बोला गया होगा वहाँ पे हमने बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन अप्लाई कर देना है। लेकिन जब हमें और बोला गया हो, ये करना है और वो करना है, ठीक है, तो तब हमने क्या कर देना है, टोटल पॉसिबल जो केसेस हैं यहाँ के लिए और यहाँ पे मतलब वेज हैं, उन सबको सिर्फ क्या कर देना है, ऐड कर देना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई होगा वो देखेंगे, पर उसके लिए ये ज़रूर याद करके रखना आपको, एक तो फैक्टोरियल, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एडिशन और बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और ये छोटी सी ट्रिक, एंड होगा तो मल्टीप्लिकेशन और होगा तो एडिशन। एक एग्जांपल कर लेते हैं, आपको समझ आ जाएगा कि ये कैसे दोनों प्रिंसिपल्स जो हैं वो अप्लाई होंगे। ओके, हमारे पास एक वर्ड है, मान लो रोज़, ठीक है, और हमें पूछा जाता है इसके जो लेटर्स हैं ROSE, कितने लेटर्स हैं टोटल, 4, ठीक है। इन 4 लेटर्स को हम कितनी वेज में अरेंज कर सकते हैं या फिर इससे कितने ऐसे वर्ड्स बना सकते हैं, उनका कोई मतलब मीनिंग हो या ना हो, मतलब विद और विदाउट मीनिंग जो वर्ड्स जो हमारे पास बनेंगे, मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग विच कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड रोज़। मतलब इस वर्ड के जो 4 लेटर हैं उसको हम कितनी कैसे कैसे अरेंज करेंगे कि हमारे पास 4 लेटर का ही एक वर्ड बनना चाहिए, उसका चाहे मीनिंग हो या ना हो। तो हमारे पास ऐसे टोटल कितने वर्ड्स बनते हैं, हमसे ये पूछा जाता है, ठीक है। तो टोटल कितने हमारे पास इसके वर्ड्स बनेंगे। अब मैं इसके लिए क्या करूँगी, हमेशा मैं हर क्वेश्चन में ऐसे ही करूँगी, एक ही वे है सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। तो अगर आप ये सीख लेते हो तो आप सारे ही क्वेश्चन कर लोगे इसके, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, अच्छा देख लेते हैं। आप ये जो मेथड है, आप यहाँ से भी ब्लैंक्स फिल करना स्टार्ट कर सकते हो और आप यहाँ से भी ब्लैंक्स फिल करना स्टार्ट कर सकते हो, वो आपकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन
यहाँ से अगर करते हो तो आपको एक कहाँ पे आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा, जब आपको ऑड नंबर्स या इवन नंबर्स पूछा जाए या फिर लास्ट में कोई एक पर्टिकुलर लेटर रहने वाला है, ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे, तो फिर आपको यहाँ पे ये वाली जो प्लेस है इसको पहले ही फिक्स करके रखना होता है, ठीक है। तो उसके लिए आप एक आदत बना लो कि आपको हमेशा कैसे जाना है, राइट टू लेफ़्ट जाना है, ठीक है। हमेशा कौन सी वे चूज़ करोगे, फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट, क्योंकि ऐसे आपको ये लर्न करना पड़ेगा कि कौन सी किस टाइम आपको यहाँ से यहाँ जाना है और किस टाइम आपको यहाँ से वहाँ आना है। तो बस आप एक को ही फिक्स कर लो कि आपको हमेशा राइट टू लेफ़्ट जाना है। कैसे ब्लैंक्स फिल करेंगे, ओके, ये मैं 4 ब्लैंक्स बना लेती हूँ। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारे पास जो ये लेटर्स हैं वो रिपीट नहीं करेंगे। मतलब अगर मैं एक बार यहाँ पे एस लिख, मान लो यहाँ पे मैं पहले आर रख देती हूँ, ठीक है। अब मैं आर को यहाँ कहीं शिफ्ट, यहाँ कहीं प्लेस नहीं कर सकती। मतलब मुझे ऐसे वर्ड्स बनाने हैं जैसे आर ओ एस ई ऐसे लिख सकते हैं, ओ एस ई आर ऐसे लिख सकते हैं, एस ई आर ओ ऐसे लिख सकते हैं। तो ऐसे कितने टोटल वर्ड्स बनेंगे मुझे वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ आर ओ एस ई, ठीक है। तो अब मैं टोटल वेज कैसे फाइंड करूँगी, 1 2 3 4 ब्लैंक्स बना दी, ठीक है। सबसे पहले इस प्लेस को फिल करेंगे। अब मुझे बताओ ये वाली जो प्लेस है उसको हम कितनी वेज में फिल कर सकते हैं। टोटल कितने लेटर्स हैं हमारे पास, 4। तो इन चारों में से यहाँ पे कोई भी आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे मैं ये लिख सकती हूँ, रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीट नहीं होना चाहिए कोई भी लेटर, ठीक है। तो फिर मैं फ़र्स्ट प्लेस देखती हूँ, फ़र्स्ट प्लेस को मैं कितनी वेज में फिल कर सकती हूँ, इन चारों में से यहाँ पे कोई भी आ सकता है। तो ये वाला जो फर्स्ट प्लेस है ये 4 वेज में फिल हो सकती है, ठीक है। 1 2 3 4 ये आ जाएगा और ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, या फिर ई भी आ सकते हैं। तो हमारे पास 4 ऐसे वेज हैं, 4 ऐसे तरीके हैं जिससे इस ब्लैंक को फिल कर सकते हैं। अब क्योंकि रिपीटेशन नॉट अलाउड है ना, रिपीट नहीं कर सकते, तो जब मैंने एक नंबर को यहाँ पे फिक्स कर दिया, मान लो मैंने ई को यहाँ फिक्स कर लिया, तो मेरे पास अब कितने बच जाएंगे, 3 रहेंगे वापस, ठीक है। तो ये वाली प्लेस फिर हम टोटल कितनी वेज है हमारे पास फिल करने के लिए, 3 ही तो वेज है ना। चौथा जब लगा ही नहीं सकती क्योंकि वो ऑलरेडी यहाँ पे फिक्स हो गया और मुझे रिपीट नहीं कर सकती मैं, है ना। तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 4 वेज में अगर करती है तो वापस मेरे पास फिर कितनी वेज रहती हैं, फिर सिर्फ 3 वेज रहती हैं। और ये वाली प्लेस को अगर सेम वे में देखा जाए, जब 2 लेटर्स ऑलरेडी, इसमें से 2 लेटर्स ऑलरेडी फिक्स हो गए हैं तो कितने बचे हुए हैं, 2। तो ये वाली प्लेस सिर्फ 2 वेज में फिल हो सकती है एंड, और ये वाली सिर्फ 1 वे में फिल हो सकती है। तो अब मुझे क्या करना है, इन सबको मल्टीप्लिकेशन क्यों आ रहा है, दिस प्लेस कैन बी filled in 4 ways and this place can be filled in 3 ways and this place is filled in 2 ways and this place is filled in only 1 way। तो हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा, 2 × 3 6 एंड 6 × 4 is 24। तो मेरे पास ऐसे कितने वर्ड्स बनेंगे जिनका कोई मीनिंग है या नहीं है, बट 4 लेटर वर्ड्स कितने बनेंगे टोटल, 24। तो हमारा ये प्रिंसिपल ऐसे वर्क करता है। 1-2 एग्जाम्पल और करेंगे, आपको बहुत क्लियर हो जाएगा।